हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है असेसमेंट्स एंड इवेल्युएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आकलन से, मूल्यांकन से यानी असेसमेंट से, इवेल्युएशन से। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये मैंने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली फॉर सीटेट जुलाई 2024 के लिए। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में बने रहिएगा। एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी जिससे क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो जो बच्चे पेपर 1 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी आप ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे पेपर 2 के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज इवैल्यूएशन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम असेसमेंट देखेंगे। असेसमेंट यानी आकलन क्या होता है ना। असेसमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है। इज ए प्रोसेस ऑफ collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in a current performance। यानी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे के डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, है ना, इकट्ठा करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उस पर पुनः विचार करते हैं, और उस डेटा के पर्पस से बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा कहाँ गलतियाँ कर रहा है, बच्चे की रुचि किस में है, बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर हम ध्यान देते हैं, है ना। टीचर एनालाइज द लर्निंग गैप ऑफ द स्टूडेंट एंड कंटिन्यूअसली प्रोवाइड सपोर्ट। अब असेसमेंट में हम क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, एनालाइज करता है बच्चे के लर्निंग गैप को, कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ लर्निंग गैप हो रहा है बच्चे में, और उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, बच्चे को सपोर्ट देता है, बच्चे को उस तरह की एक्टिविटी, उस तरह की मेथड को यूज करके बच्चे के लर्निंग गैप को कम करता है। किसमें? असेसमेंट में, है ना। यानी आकलन का अर्थ क्या होता है, सूचनाओं को एकत्रित करना, है ना, सूचना को यानी इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना, कलेक्ट करना, है ना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है। इस वर्ड पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट का रिलेशन फीडबैक से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी असेसमेंट यानी फीडबैक, फीडबैक यानी असेसमेंट। यानी जब भी अगर आपको क्वेश्चन में आए कि असेसमेंट क्या है, तो वो असेसमेंट क्यों करते हैं, तो हम फीडबैक के लिए करते हैं। असेसमेंट में बच्चे का फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक में क्या ले सकते हैं आप? फीडबैक का मतलब क्या, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा कहाँ गलतियाँ कर रहा है, बच्चे के सीखने की स्पीड क्या है, बच्चे को कहाँ रुकावट आ रही है, बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सब क्या होता है, वो एक फीडबैक का काम करती है ना, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के पूर्ण सुधार संभव हो सके। यानी हम क्या करते हैं, असेसमेंट कंटिन्यू वे में करते रहते हैं, ऑलवेज करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन, जैसे ही हमारा टर्म एंड होता है, जैसे ही हमारा फाइनल एग्जाम आता है, उससे पहले बच्चों को क्या कर सके, हम परफेक्ट बता सके, बच्चों की कमियों को दूर कर सके। इसीलिए हम असेसमेंट करते रहते हैं, बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते रहते हैं, है ना। तो हम फीडबैक के लिए करते हैं ना, बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी असेसमेंट वही होता है। ठीक है, समझ में आया असेसमेंट क्या होता है, और आगे क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब असेसमेंट में हम जानते क्या है, क्या जानने की कोशिश करते हैं, छात्र क्या जानते हैं, मतलब छात्र को कितना आता है, यानी प्रीवियस नॉलेज को सबसे पहले हम चेक करेंगे असेसमेंट में। छात्रों की रुचि कौन कौन सी है, यानी छात्र की रुचि कौन कौन सी है, यानी बच्चे का इंटरेस्ट क्या क्या है ना। छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, यानी बच्चों की नीड क्या है, नीड को ध्यान देते हैं। किस में? हम असेसमेंट में यानी आकलन में, है ना। छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अध्ययन क्षमता को पहचानने के लिए, अब जैसी बच्चों की योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको पाठ्यक्रम, आपको सिलेबस, आपको कैरिकुलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चयन करना है ना।
छात्रों का कौशल किस में है, छात्रों के कौशल यानी स्किल क्या है ना, स्किल को बढ़ावा में, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए, यानी बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे की क्षमता कितनी है, अधिगम क्षमता यानी लर्निंग एबिलिटी कितनी है बच्चे की, कितना बच्चा कैपेबल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वो क्या होता है, आकलन होता है, असेसमेंट होता है ना। शिक्षण विधि का चयन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। अब जैसे हमें पता चल गया कि हाँ ये बच्चा जो है इसमें ये विजुअली बहुत अच्छे से सीखता है ना, ये करके सीखने में बहुत अच्छे से सीखता है, तो हम उस तरह की टीचिंग मेथड का यानी शिक्षण विधि का चयन करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि जो देखकर और सुनकर बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो कुछ बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखते हैं। तो उस तरह की हम एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे क्लास में, किसके थ्रू, असेसमेंट के थ्रू हम कर पाते हैं, ताकि हमको असेसमेंट में पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा इस लेक्चर मेथड से नहीं समझ पा रहा, अच्छा ये बच्चा इस मेथड से नहीं समझ पा रहा, चलो इसके लिए दूसरा मेथड लाएंगे। तो असेसमेंट क्या होता है, हम फीडबैक के लिए करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं वो होता है आकलन यानी असेसमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन इज डिस्क्राइब एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, इवेल्युएशन क्यों करते हैं हम, जजमेंट पास करते हैं यानी फाइनल रिजल्ट। इवेल्युएशन कब करते हैं, एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द टर्म, यानी जैसे ही साल के अंत में हम साल भर का लेखा जोखा जब हम एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं और बच्चे को जजमेंट पास करते हैं कि हाँ इस बच्चे ने ऐसा ग्रेड, इस बच्चे का ऐसा ग्रेड आया, बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया, तो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है, क्या होता है, इवेल्युएशन, है ना। तो हम इसीलिए इवेल्युएशन क्या करते हैं, इवेल्युएशन में बच्चे के लिए, बच्चे पर हम क्या करते हैं, जजमेंट पास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि अगर क्वेश्चन आता है कि इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, तो हम इवेल्युएशन में जजमेंट को पास करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि एग्जाम ऐसा होगा, इस तरह का होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस बेसिस पर हम जजमेंट पास करते हैं, यानी हम बच्चे को एक रिमार्क देते हैं। रिमार्क समझ में आया, बच्चे को ग्रेड दिए, रिमार्क दिए, मार्क्स दिए, है ना। प्रोवाइड फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट से हमें क्या मिला, फीडबैक मिला, है ना, और ऑन परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम फीडबैक दिए, एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया है, किस एरिया में इम्प्रूव किया है, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, यानी सब कुछ का लेखा जोखा हम इवेल्युएशन में देते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है, सबमेटिव होता है, लेकिन आकलन क्या होता है यानी असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है ना। आगे और आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज फॉर्मेटिव, व्हाट इज सबमेटिव, वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, परफॉर्मेंस समरी ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक प्लान फॉर द होल ईयर। होल ईयर में जो भी एकेडमिक प्लान है, जो भी एक प्लान किया गया है ना। अब देखिए, कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले पूरे साल का एक प्लान डेवलप किया जाता है कि इस अकॉर्डिंग सिलेबस चलेगा, ये इन चीज़ों को बच्चों को हमको साल भर में सिखा देना है। उन सब साल भर का लेखा जोखा जब हम, जैसे ही हमारा फाइनल एग्ज़ाम आता है, हमारा पूरा ईयर एंड होता है, तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस समरी देते हैं बच्चे को, यानी एवेल्युएशन क्या है, परफॉर्मेंस समरी ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक प्लान फॉर द होल ईयर। होल ईयर जो भी हमने डिसाइड किया था, जो भी हमने प्लान किया था, उसको हम चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या पढ़ना है, और डिटेल में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज इवेल्युएशन, यानी इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। इसीलिए मैंने बाइलिंगुअल यहाँ पर आपके लिए स्लाइड तैयार किया है कि जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों में से किसी बच्चे को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि क्या हमें मूल्यांकन में करना होता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यानी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या, मूल्यांकन। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है एजुकेशन में, उससे क्या है, उससे बहुत अच्छे से ये क्या है, जुड़ा हुआ है, क्या, मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की ही जांच नहीं की जाती, बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। अब मूल्यांकन में क्या कहते हैं, किस तरह का शैक्षिक उद्देश्य, यानी किस तरह की आपकी जो
टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हुआ नहीं हुआ, इसको तो हम अब चेक करेंगे ही, उसके साथ साथ उसमें किस तरह से सुधार लाना है। अगर किसी प्रकार की मान लीजिए कुछ कमी रह गई तो उस कमी को हम किस तरह से दूर करेंगे, क्या रीज़न रह गया है ना कि बच्चे ने अच्छा नहीं किया, तो नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट टर्म में हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, उस चीज़ पर काम करेंगे और उसको अच्छी तरीके से फिर से डेवलप करेंगे। तो हमें पता चल गया कि साल भर बच्चों को हमने ये पूरे होल ईयर एकेडमिक ईयर में इस तरह की हमने डेटा डाली, इस तरह के हमने प्लान किए, लेकिन यहाँ पे इस प्लान में एक कमी रह गई, उस कमी को हम पूरा दूसरे सेशन में फुलफिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे चल के और कमियां नहीं रहे, है ना। अब देखिए मूल्यांकन हुआ या आकलन हुआ, ये एक टीचर का नहीं होता, बच्चे का ही नहीं होता, टीचर का भी साथ में होता है। इसीलिए टीचर इवेलुएशन में, असेसमेंट में टीचर भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना एक बच्चा, एक स्टूडेंट। यानी अगर बच्चा का परफॉर्मेंस खराब है तो उसमें टीचर भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसमें टीचर के टीचिंग मेथड में, टीचिंग एक्टिविटी में कहीं ना कहीं कमी रही है, इसके कारण बच्चे ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, ये माना जाता है। ठीक है, मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है ना। मूल्यांकन द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, यानी कौन कौन से। अब देखिए मान लीजिए कि हमने 10 ऑब्जेक्टिव सेट किए, ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। अब हो सकता है कि इसमें से हम 8 ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाए, 2 ऑब्जेक्टिव हमारा रह गया किन्हीं कारणों से। तो इन सब चीज़ों को भी हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव हमारी फुलफिल हुई, हमने प्राप्त कर ली किस किस उद्देश्यों को, और किन किन उद्देश्यों को हमने प्राप्त नहीं किया। इन सब चीज़ों का लेखा जोखा कौन करता है? मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? इवेल्युएशन। ठीक है, अध्यापक की शिक्षण कुशलता तथा सफलता की भी जांच करती है। अभी मैंने बताया ना कि अगर बच्चा सक्सेसफुल हुआ तो इसका मतलब है कि टीचर भी सक्सेसफुल है। यानी अध्यापक की कुशलता और सफलता की भी जांच हम किसके थ्रू करते हैं? मूल्यांकन के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। यानी हम आकलन क्यों कर रहे हैं? अधिगम के लिए, बच्चे कैसे सीखते हैं ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑल्सो नोन एज असेसमेंट फॉर लर्निंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड एम टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखिए मैंने इस टॉपिक को अलग से इसलिए लिया क्योंकि बार बार ये फॉर्मेटिव असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्वेश्चन आता है। तो आप असेसमेंट अलग से पढ़े और मूल्यांकन अलग से पढ़ो, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? सिंपली वो असेसमेंट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन असेसमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट एंड एडजस्टिंग टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी एज नीडेड। यानी यहाँ पर क्या है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम क्या करते हैं? हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि बच्चे की स्ट्रेंथ का पता करना, यानी बच्चे किस एरिया में बहुत अच्छे हैं, बच्चे की वीकनेस का पता करना कि बच्चा कहाँ गलतियाँ कर रहा है, बच्चे की कमियाँ क्या है। ठीक है ना, और एडजस्ट द टीचिंग स्ट्रेटजी, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में सुधार लाना है। यानी उसके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग मेथड का प्लान करना है, टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करना है ना। और असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी साल भर चलते रहता है। साल भर बच्चे गलतियां करते हैं, उसमें हम सुधार लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर बच्चे में कुछ कमियां दिखती हैं, फिर बच्चे का इंटरेस्ट पता करेंगे, बच्चे का स्ट्रेंथ पता करेंगे, बच्चे का वीकनेस पता करेंगे। तो ये साल भर चलता रहता है ताकि जो हमको एंड रिजल्ट देना है, इवेल्युएशन बहुत अच्छे से हो सके और एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो सके, है ना। इट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग में, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्वांटिटेटिव नेचर का भी होता है, क्वालिटेटिव नेचर का भी होता है। यानी अगर पूछा जाए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेचर कैसा है, तो नेचर क्या है? डुअल नेचर है, वो क्वांटिटेटिव भी नेचर होता है, क्वालिटेटिव नेचर का भी होता है। यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए समझ में आया ना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जिसको हम असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, है ना, अधिगम के लिए आकलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सबमिटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज सबमिटिव असेसमेंट एंड व्हाट इज असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग, है ना। असेसमेंट सबमिटिव असेसमेंट ऑल्सो नोन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज परफॉर्म एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड, यानी कब होता है, लर्निंग पीरियड के एंड में। जो हमारा मार्च में बहुत सारे बच्चों का सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं या जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि मार्च वगैरह में उनका जो टर्म एग्ज़ाम होता है ना, जो पेन पे पेपर टेस्ट होता है, वो सब क्या होता है, वो सबमिटिव असेसमेंट का पार्ट होता है ना, सच एज यूनिट कोर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबमिटिव असेसमेंट इवेलुएट ओवरऑल स्टूडेंट नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। इन सबमिटिव असेसमेंट क्या चेक करता है, इस लाइन, एक एक लाइन को आपको ना ध्यान में रखना है, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता किस लिए है, ओवरऑल स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखा जाता है ना, हर एरिया के परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और यहाँ पर सुधार करने की, अब यहाँ पे आप सुधार नहीं कर सकते, सुधार कब करोगे, आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट करोगे, तो इसमें जो आपको कमियां मिलेंगी उसको आप उसमें सुधार लाके आप नेक्स्ट सेशन में चाहोगे कि वो जो हमारी कमियां रह गई थी इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाले क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास में बच्चों को फेस ना करना पड़े, ठीक है। These assessments are highly stacked and have high point value. In other words, they are major factor in deciding student grade. यहाँ पे हम बच्चे को ग्रेड देते हैं बच्चे के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, है ना। एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये कब होता है, एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और वो कब होता है, यहाँ पे एंड का यूज किया है, एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी सबमिटिव असेसमेंट की बात हो रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। अगर एंड की जगह ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिया रहता है ना, अगर दे देता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो क्या होता, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता। यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल एंड पाथवे फॉर द स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम इस असेसमेंट का, सबमिटिव असेसमेंट का यूज़ करते हैं, जो फ्यूचर लर्निंग गोल है ना हमारा, उसको प्लान करने के लिए, सही दिशा में हमारा अगला सेशन जाए, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में आपने सुना होगा, है ना, बार बार पूछा जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए, जब बच्चे अपना मूल्यांकन खुद करते हैं, है ना, बच्चे अपना आकलन जब खुद करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट या असेसमेंट एज लर्निंग। एज का आ जाए तो आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि एज जब भी आ जाएगा तो वो किस लिए होता है, जब बच्चे अपना आकलन खुद करते हैं। सेल्फ असेसमेंट को असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, ठीक है ना। इट अकर व्हेन स्टूडेंट आर देयर ओन असेसर, यानी बच्चे अपना आकलन खुद करेंगे, खुद के असेसर बनेंगे। व्हेन दे मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, अपने लर्निंग को खुद मॉनिटर करेंगे, खुद चेक करेंगे कि मैंने कितना सीखा, मैंने कहाँ तक सीखा, मैंने कहाँ गलतियाँ करी, इस गलतियों को कैसे मैं सुधार सकता हूँ। वो बच्चा जब खुद सोचेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग। आस्क क्वेश्चन एंड यूज ask question and use a range of strategy to decide what they know and can do and how to use assessment for the new learning, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमें। एक आपने असेसमेंट इन लर्निंग कहते हैं, जब देखिए आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो और लेसन पढ़ाने के दौरान कोई बीच बीच में क्या होती है, एक्टिविटी दी रहती है ना, एक्टिविटी दी रहती है, और उसको आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा ये बताओ, इस एक्टिविटी को आपको अगर करना हो तो आप कैसे करोगे, क्या क्या आप प्लान करोगे, क्या आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, आपका गोल क्या होगा। तो वो होता है असेसमेंट इन लर्निंग, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब आप कोई लेसन पढ़ा रहे हो, कोई चैप्टर आपने स्टार्ट करा, उसके बीच वाली जो एक्टिविटी क्या होती है, असेसमेंट इन लर्निंग होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, है ना। डायग्नोसिस असेसमेंट ऑल्सो नोन एज प्री असेसमेंट। डायग्नोसिस असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्री असेसमेंट बोलते हैं, यानी असेसमेंट से पहले किया जाता है। प्री यानी पहले, इज परफॉर्म बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू लर्निंग एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द प्रायर नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट। यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम कब करते हैं, जब कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम स्टार्ट करने वाले होते हैं,
उससे पहले बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को यानी प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं और बच्चे की स्किल को चेक करते हैं कि बच्चा कितना स्किल्ड है, बच्चे की कौशल क्या है, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कितना है। उसके अकॉर्डिंग जब हम प्लान डेवलप करते हैं, यानी प्लान डेवलप यानी अपने लेसन को डेवलप करने से पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे को कितना आता है, बच्चे किस चीज़ में बच्चे की कौशल अच्छी है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी चेक करते हैं। किससे? जैसे मान लीजिए कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड है ना, उस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस नॉलेज वाले क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो वो क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। अब मैंने 4 क्वेश्चन पूछा, जिसमें से 2 क्वेश्चन के तो बच्चे आंसर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर बच्चा नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस प्लान में कुछ चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, है ना। तो इसलिए होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसको हम प्री असेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। हेल्प एजुकेटर ट्रेनर टू क्रिएट लेसन प्लान। अब ये किस लिए करते हैं, हमको लेसन प्लान करने में, जब हम कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं। आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, दैट एड्रेस द गैप इन लर्निंग। जो लर्निंग गैप है उसको हम एड्रेस करते हैं, उस पर हम विचार करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान बनाते हैं। समझ में आया? डायग्नोस्टिक असेसमेंट से अभी तक तो क्वेश्चन बने नहीं है, एक नया टर्म है ना। तो उसके डायग्नोस्टिक टीचिंग आपने सुनी होगी, असेसमेंट नहीं सुना होगा तो आप समझ लीजिए, कुछ नया, कुछ ऐसा बहुत नया और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपली यही है कि जब हम किसी भी लेसन को, किसी भी एक्टिविटी को डिज़ाइन करने से पहले बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जब हम चेक करते हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ, एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, असेस स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द लर्निंग यूनिट। एंड ऑफ द लर्निंग यूनिट में क्या आता है, अभी मैंने पढ़ा है ना, वो सबमिटिव असेसमेंट आता है, तो ये तो होगा नहीं। असेसिंग स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, ये तो होता है, थ्रू आउट द आ जाए, ड्यूरिंग आ जाए, ये सब टर्म एक जैसे हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। असेस स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस हम कब देखते हैं, एंड ऑफ द सेशन में, यानी सबमिटिव में, ये भी नहीं होगा। असेसिंग स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ द नॉलेज, ये भी नहीं होगा। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है, असेसिंग स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, यानी पूरे साल हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, जिससे बच्चे क्या कर सके, बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट ला सके, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is an example of formative assessment technique? यानी formative assessment technique का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्या वो फाइनल एग्जाम है, क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें वैलिडिटी पाई जाती है, रिलायबिलिटी पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, फाइनल एग्जाम की बात करते हैं किसमें, सबमेटिव असेसमेंट, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, ठीक है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड एंड ऑफ द ईयर, ये भी सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हम बच्चे को बिना कुछ बोले बच्चे को एब्जॉर्व करते रहते हैं, है ना, कि बच्चे किस तरह सीख रहा है, बच्चे ने गलतियां कहाँ की, तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the primary purpose of formative assessment? यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है, यानी मेन पर्पस क्या है। प्राइमरी पर्पस का कहने का मतलब है कि मेन पर्पस क्या है, यानी क्यों करते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। टू असाइन ग्रेड टू द स्टूडेंट, अब आप समझ के ग्रेड कब देते हैं, ग्रेड हम सबमेटिव असेसमेंट में देते हैं, ठीक है। टू असेस स्टूडेंट मास्टरी ऑन द कंटेंट, मास्टरी ऑफ द कंटेंट कब होता है, सबमेटिव असेसमेंट में होता है। टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड इंस्ट्रक्शन, ये किस में होता है, फॉर्मेटिव में होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये फीडबैक
जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें आंसर मिल गया। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड, ये भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबमेटिव असेसमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी अब सबमेटिव असेसमेंट को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो असेसिंग स्टूडेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, अब बताइए आपको याद हो गया होगा, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस यानी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, होल ईयर जो हम असेसमेंट करते हैं वो क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है, वो फॉर्मेटिव का पार्ट होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबमेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, असेसिंग स्टूडेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये होता है सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट। ठीक है, ठीक है, हमें सबमेटिव ही पूछ रहा था। ठीक है, फिर भी हम और दोनों ऑप्शन को पढ़ेंगे जरूर। देखिए स्किप नहीं करना है आपको ऑप्शन को, हो सकता है कि इससे बेटर ऑप्शन नीचे दिया रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि 2 आंसर भी सही होते हैं, लेकिन उस दोनों में से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट कौन लग रहा है उसको आपको सेलेक्ट करके आना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, assessing student long term retention of the knowledge, assessing student ability to apply knowledge in a real life situation, ये दोनों नहीं होगा। मेन क्या होगा, सबमेटिव असेसमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब हम कब करेंगे, जब हम किसी भी बच्चे का असेसमेंट करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। Which of the following is an example of summative assessment technique? अब summative assessment technique के बारे में बताइए। Cues during a unit of study, classroom discussion, final exam and peer assessment. Peer assessment क्या होता है, जब आपके साथ आपके सहपाठी, आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे जब आपका असेसमेंट करते हैं तो वो peer assessment होता है। तो ये तो होगा नहीं। क्विज वगैरह कराया जाता है, वो किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। क्लासरूम डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन फाइनल एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ सबमेटिव असेसमेंट टेक्निक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो नया चैनल आपके लिए बनकर आया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके और इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है, चलिए अगर किसी भी तरह का सजेशन आपके माइंड में है और आप देना चाहते हो तो आप फ्री हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करूँगी। ठीक है, what is the primary purpose of summative assessment, यानी यहाँ पर फिर से आ गया प्राइमरी पर्पस क्या है। प्राइमरी पर्पस यानी मेन पर्पस ऑफ सबमेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है, फीडबैक के लिए तो सबमेटिव होता है। एसेस स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द कंटेंट, बिल्कुल सही। मास्टरी कितना हद तक बच्चे ने कंटेंट को कवर किया है, कंटेंट को जाना है, उसके लिए क्या होता है, सबमेटिव असेसमेंट होता है ना। टू इनकरेज स्टूडेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन किस में होता है, असेसमेंट एज लर्निंग में होता है, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, मॉनिटर प्रोग्रेस पर, तो ओवर टाइम टाइम पे बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करना फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। यानी प्राइमरी पर्पस क्या है, टू असेस स्टूडेंट मास्टरी ऑफ कंटेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An ongoing dialogue between the teacher and the student during the teaching learning process is the characteristics of, अब बच्चे और टीचर के बीच में ongoing dialogue चल रहा है। डायलॉग चल रहा है यानी वाद विवाद चल रहा है टीचर और बच्चे के बीच, किसी भी टॉपिक को लेके बच्चे और टीचर के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है। वो किसका पार्ट है, क्या वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पार्ट है, या नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट है। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा हमें आ रहा है। Which assessment technique focus on identifying student strength, weakness and learning need, यानी कौन सा असेसमेंट टेक्निक है जिसमें हम बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस और लर्निंग नीड पर ध्यान देते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूजन होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर और फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, है ना। देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन जब हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो हम इसको टिक लगाएंगे। जब हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को टिक लगाएंगे। समझ में आई बात। तो प्रेफरेंस किसको देना, फॉर्मेटिव असेसमेंट को। अगर किसी कारणवश फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप किसको दोगे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट को दोगे। ठीक है, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी CCE का से रिलेटेड नहीं है। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑन इंडिया, बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, किसका है, किसके द्वारा मैंडेटेड है, किसके द्वारा बताया गया है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो हमें क्या किस पर ध्यान है, नॉट पर ध्यान देना है कि जो उसका उससे रिलेटेड नहीं है, किससे, CCE से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इट इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इवेल्युएशन जो है वो टीचिंग लर्निंग का पार्ट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इट फोकस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरिया। इट इज़ यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर एंड इंटेलिजेंट। देखिए यही नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये हम इवेल्युएशन इसलिए नहीं करते हैं ना कि बच्चे को लेवल कर सके कि ये बच्चे स्लो है, ये बच्चे पुअर है, ये बच्चे इंटेलिजेंट है, और हमसे नॉट पूछ रहा था, और जो नॉट पूछ रहा था, जो नेगेटिव आंसर है, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अचीवमेंट इन डिफरेंट एरिया, इसको तो इस पर तो हम फोकस करते हैं कि कौन सा बच्चा किस एरिया में अचीवमेंट अच्छा हो, अचीव कर पा रहा है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। तो हम इसलिए नहीं, किसी भी बच्चे को लेबल करने के लिए हम इवेल्युएशन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए The assessment of what child learn in a mathematics in a primary classroom should not focus on, देखिए assessment एंड इवेल्युएशन जो टॉपिक है ना, वो मैथ्स में भी पूछा जाएगा, आपसे EVS में भी पूछा जाएगा, और आपसे किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा जा सकता है। तो ये मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये टॉपिक रिलेटेड किससे है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए यहाँ पर डाला है कि ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ की क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन अ मैथमेटिक्स इन अ प्राइमरी क्लास शुड नॉट फोकस ऑन, यानी किस पर फोकस नहीं करेंगे असेसमेंट पे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन अ मैथमेटिक्स, यानी उसका हमको असेसमेंट करना है कि बच्चे मैथमेटिक्स में क्या लर्न कर रहे हैं इन ए प्राइमरी क्लास, शुड नॉट फोकस ऑन। तो हमको किस पर फोकस नहीं करना है, तो इस पर तो फोकस करेंगे कि बच्चे मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज, प्रिसाइजिंग इन आंसर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डेवलपमेंट ऑफ, ये देखिए इसमें भी करेंगे, और मैथमेटिकल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज और प्रिसाइजिंग इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। बच्चे को प्रिसाइज करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे की तारीफ करेंगे, तो इसके लिए भी होगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज का इससे लेना देना नहीं है, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, है ना। इवेल्युएशन किस लिए करते हैं, इवेल्युएशन का मेन एम क्या है, लेवल करने के लिए स्टूडेंट को। ये तो नेगेटिव आंसर है, बच्चे को लेवल करना ही नहीं है, ठीक है। सेग्रीगेट ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, ये भी नहीं है। एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग क्या होता है, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप डिवाइड कर देना है। अच्छे बच्चों की अलग ग्रुप बना दो, स्लो लर्नर की अलग, पुअर की अलग। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको मिक्स ग्रुपिंग करना है ना। हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है क्लासरूम में। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर अचीवर ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं करेंगे, एबिलिटी ग्रुपिंग के लिए भी नहीं करेंगे, लेवल भी बच्चे को नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट के लिए हम इवेल्युएशन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का लेक्चर जो कि इवेल्युएशन और असेसमेंट पर बेस्ड था। मैं आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इससे बाहर इवेल्युएशन और असेसमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको पूरे अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा ये वीडियो, और आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।